नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है बेसिक एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ये पार्ट सेकंड होगा। दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम को जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको एनालिसिस कर रहे हैं हम। और अभी आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो प्लीज़ आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। तो एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएँ। तो पहले वाली वीडियो जो कि पार्ट 1 है उसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटी और मिडिवल जो हिस्ट्री वो कराई थी। अभी कुछ हमारे ज्योग्राफी और मॉडर्न इंडिया और उसके अलावा हमारा कुछ आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स रह गया, वो आज क्लियर करा देते हैं। चलिए शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में उस हिसाब से मैंने यहाँ टॉपिक रेडी करें। तो भाई मोमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। गांधी जो एरा है, गांधी युग है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ कवर करें, जैसे स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट जो है वो 1905 में चलाया गया था। ठीक है, कब चलाया गया था? 1905 में चलाया गया था। और स्वदेशी मूवमेंट एक तरीके से जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको लेके चलाया गया था, और जो वहाँ की जनता थी उसने चलाया था। ठीक है भाई। तो भारत में स्वदेशी मूवमेंट कब चला? 1905 में चला। तो किस कारण चला? तो बंगाल विभाजन जो हुआ था, बंगाल पार्टीशन, बंगाल विभाजन के दौरान चलाया गया। और इसी के दौरान एक मोमेंट और चला था, बंग भंग आंदोलन। तो स्वदेशी मूवमेंट के साथ में दो मूवमेंट चल रहे थे, एक बंग भंग, एक स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है भाई, दो मूवमेंट दोनों साथ चल रहे थे। बंगाल विभाजन की घोषणा किसने करी? लॉर्ड कर्जन ने करी। इसके बाद में बंगाल विभाजन के दौरान एक फेमस हमारे एक्टिविस्ट रहे हैं बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने महाराष्ट्र में बंगाल विभाजन के दौरान ही गणपति महोत्सव और शिवाजी उत्सव फेस्टिवल, ये दोनों चालू करे थे। और तिलक ने दो न्यूज़पेपर भी चलाए थे, एक तो मराठी जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था, और एक केसरी जो कि मराठी लैंग्वेज में था। इसके बाद में जो कांग्रेस थी वो 1907 में, ठीक है, कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1907 में स्वदेशी मूवमेंट के दौरान ही। और ये दो हिस्सों में बटी थी, गरम दल और नरम दल में। तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ आपस में? तो आप बताएंगे 1907 में हुआ, गरम दल और नरम दल में हुआ। ठीक है। और 1907 में ये बाल गंगाधर तिलक को पकड़कर देशद्रोह के आरोप में कहाँ भेज दिया गया था? जेल भेज दिया गया था। इसके अलावा जो बंगाल विभाजन है ये 1911 में ख़त्म कर दिया गया था। और 1912 में जो ब्रिटिश भारत की राजधानी थी कलकत्ता से ट्रांसफ़र करके कहाँ बना दी गई? दिल्ली। तो दिल्ली राजधानी कब बनी भारत की? 1912 में बनी। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका असहयोग आंदोलन। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट होता है भाई? 1920 में होता है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी लीडरशिप में ये नेशनल लेवल पर चलाया गया पहला मूवमेंट था। इसकी बात करें, इस आंदोलन में मजदूर, आम शाही, सामान्य वर्ग, महिला वर्ग, स्कूल, सरकारी स्कूल व नौकरी करने वाले जो पर्सन थे, एक तरीके से मिडिल मिडिल क्लास जो लोग थे, उन लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देशी अपनाओ का नारा लगाया और विदेशी जो बाइकआउट है फॉरेन गुड्स उसका नारा दिया। इसके अलावा सरकारी स्कूल, कॉलेज और न्यायालय की स्थापना की गई देशी जो ग्राउंड लेवल पर नेशन बिल्ड करने के लिए देशी अपनाओ का नारा दिया गया था। इसी कारण हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर्स ने कुछ सरकारी देसी स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए और कोर्ट बनाए गए। ठीक है भाई। और जो ब्रिटिश कोर्ट या कॉलेज या स्कूल थे उनको बाइकआउट किया गया। इसके अलावा इसी समय मूवमेंट के दौरान असम के चाय बागान के जो मजदूर थे और बंगाल रेलवे के जो कर्मचारी थे, इन्होंने क्या करी थी? हड़ताल करी थी नो गांधी जी का साथ देने के लिए। और ये आंदोलन जो है बंद क्यों हुआ? किस कारण से बंद हुआ? तो 1922 में चौरा चोरी में एक हत्याकांड हुआ था। चौरा चोरी कहाँ पड़ता है भाई? यूपी के गोरखपुर में पड़ता है। इसमें 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था थाने के अंदर बंद करके। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 1922 में एनसीएम को बंद कर दिया था। ठीक है। और इसी एनसीएम के दौरान कई बार एग्जाम क्वेश्चन आ जाता है कि बाल गंगाधर तिलक की डेथ कब हुई? या तो बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु हुई है वो एनसीएम के दौरान हुई है। कब हुई है भाई? 1920 में हुई है। ठीक है। नेक्स्ट, खिलाफत मोमेंट, खिलाफत आंदोलन जो है इसका ये क्यों चला, कहाँ चला? तो पहला वर्ल्ड वॉर जो था 1914 से 1918 तक, उसके ख़त्म होने के बाद में 1919 में अंग्रेज़ों ने टर्की के साथ में एक सेवरिज ट्रीटी ऑफ सेवरिज करी, सेवरिज की संधि करी, जिसमें तुर्की का उन्होंने विभाजन कर दिया। इसके अलावा खलीफा जो होता है उसकी पोस्ट को, उसकी पद को समाप्त कर दिया, जिससे
दुनिया भर के मुस्लिम जो हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए, तो भारतीय जो मुस्लिम थे उन्होंने अंग्रेज़ों से तुर्की खलीफा के पद वापस दिलाने के लिए एक मूवमेंट चलाया जिसको क्या बोलते हैं, खिलाफत आंदोलन। ये भारत में चलाने वाले कौन-कौन है भाई? तो अली ब्रदर्स ने ही चलाया था, मेन फाउंडर यही थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, और इनके साथ में मौलाना आज़ाद, अजमल खान और हज़रत मोहानी इनके साथ खिलाफत मूवमेंट को चलाने वाले थे। इसके बाद में आप बात करें कि जो आपका एनसीएम मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया था, एनसीएम मूवमेंट ये 1922 में बंद हो गया था। तो ये मूवमेंट बंद होने के बाद में कुछ लोग गांधी जी के खिलाफ हो गए थे, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की जाती है, इसके फाउंडर थे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, और इस पार्टी ने 1925 के चुनाव में सबसे बड़ी जीत हासिल करी थी। इसके बाद दांडी मार्च काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। दांडी मार्च गांधी जी अपने 72 समर्थकों के साथ में साबरमती आश्रम से शुरू करते हैं। 12 मार्च को यात्रा शुरू होती है, 6 अप्रैल को ये खत्म होती है। इसके अलावा 240 मील की यात्रा तय करते हैं, 24 दिन लगते हैं, और दांडी पहुंचकर नमक कानून को गांधी जी तोड़ देते हैं। इसके बाद में ठीक जैसे दांडी मार्च खत्म होता है तो एक मूवमेंट स्टार्ट होता है सीडीएम। सीडीएम यानी सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन की खास बात यही है, आप लोगों को याद रखना है, एक तो ये हुआ कब, ये किस कारण से, किसके बाद हुआ था, दांडी मार्च के बाद हुआ, और इसमें क्या काम था, इसमें जो एनसीएम मूवमेंट हुआ था आपका असहयोग आंदोलन, उसे 3 गुना ज़्यादा कैदियों ने या 3 गुना ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी गिरफ्तारी दी थी। ठीक है भाई। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में हुआ। किस किस के बीच हुआ? अम्बेडकर और गांधी के बीच हुआ। इसके बाद में अगस्त सोफर कब आया? तो 1940 में आया। क्रिप्स मिशन कब आया? 42 में आया। इंडिविजुअल सत्याग्रह 1942 में होता है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1945 में होता है, और कैबिनेट मिशन 1946 में आता है, और माउंटबेटन योजना 1947 में आती है। तो ये था आपका मॉडर्न हिस्ट्री। अब ज्योग्राफी देख लेते हैं आपका। देखिए ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप दिखाने का कारण क्या है आपको अब पता लगेगा। देखिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया भर में जो माउंटेन्स है, तो माउंटेन्स की बात हो रही है, तो अगर टाइप माउंटेन्स की टाइप की बात करें तो 3 टाइप के माउंटेन होते हैं। फोल्ड माउंटेन होते हैं, ब्लॉक माउंटेन होते हैं, और वोल्केनिक माउंटेन होते हैं। ठीक है, माउंटेन 3 टाइप के होते हैं, फोल्ड, ब्लॉक और वोल्केनिक माउंटेन। तो और ये कुछ माउंटेन्स आपके दिए गए हैं, जैसे एंडीज, रॉकी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, द यूराल माउंटेन, एटलस माउंटेन, हिमालय, वेस्टर्न घाट, एल्प्स और अरावली रेंज। तो अगर आप देखना चाहें तो ये दुनिया के किस किस हिस्से में देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से ये वाला जो ये देख रहे हैं, ये वाली जो रेंज है इसको बोलते हैं एंडीज, और एक रेंज आपको यहाँ मिलेगी, इसको बोलेंगे हम रॉकी। रॉकी। एक रेंज आपको इधर मिलेगी, इसको बोलेंगे हम एटलस। एक मिलेगी इधर, इसको बोलेंगे हम एल्प्स। एल्प्स। और एक रेंज यहाँ मिलेगी इस वाले इलाके में, इसको क्या बोलेंगे हम? यूराल। इसको बोलेंगे यूराल। एक इधर मिलती है रेंज ये वाली, इस रेंज को हम क्या बोलते हैं? हिमालय। एक वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है। इसके अलावा एक ये वाला आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये वाला जो इलाका है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसका नाम क्या है भाई? ग्रेट 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 डिवाइडिंग रेंज। तो ये जितने भी माउंटेन्स मैंने बताए हैं, माउंटेन्स अलग अलग देश में, अलग अलग महाद्वीपों के अंदर है। उसमें जो यूराल माउंटेन है काफ़ी फेमस माउंटेन है, क्योंकि ये एशिया को यूरोप से अलग करने का काम करता है। ठीक है भाई। और ये दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है एंडीज। इसकी लंबाई कितनी है? 7,000 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है भाई? 7,000 किलोमीटर। बाकी सभी की किलोमीटर्स यहाँ लिखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा इसको। माउंटेन्स की बात करें टाइप ऑफ माउंटेन में, तो माउंटेन में जो हिमालय है वो फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है भारत के अंदर। हिमालय फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। और जो आपका सतपुड़ा रेंज है ये आपका ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल रहेगा। नेक्स्ट, टाइप ऑफ रॉक। तो रॉक कितने टाइप की होती हैं भाई? रॉक जो होती हैं, पत्थर जो होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक तो इग्नियस यानी आग्नेय चट्टान, एक सेडिमेंट यानी अवसादी चट्टान, तीसरा मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरित चट्टान है। तो आप देख पा रहे होंगे जो रॉक होती है ना वो कुछ इस टाइप की बनती है कि एक साइकिल चलती है इनकी, तो साइकिल के हिसाब से सबसे पहले इग्नियस रॉक होगी। जब इग्नियस रॉक खत्म हो जाएगी, सबसे पहले ये इग्नियस रॉक होगी आपकी। ठीक है। इग्नियस रॉक टूटने के बाद में क्या बनता है? सेडिमेंट्स बनता है। सेडिमेंट टूटने के बाद फिर
मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाता है, मेटामॉर्फिक फिर से मेल्ट होके मैग्मा बन जाता है और मैग्मा वापस से जब ज़मीन के ऊपर आता है तो फिर से सूखने के बाद एक बन जाता है, इग्नियस बन जाता है। तो इस तरीके से इसकी साइकिल चलती है। तो इसी साइकिल में जो आपकी रॉक होती हैं वो मिलती हैं। जैसे कि अब बात करें ग्रेनाइट की हम बात कर रहे थे, तो देखिए जो लावा होता है, लावा ये जब सूख जाता है तो फिर इस टाइप की स्ट्रक्चर बना लेता है ना? इस टाइप की स्ट्रक्चर बना लेगा लावा सूखने के बाद में। तो ये जब नीचे से निकलता है लावा, तो इसमें जो टाइप ऑफ ग्रेनाइट के अंदर भी टाइप होते हैं। तो टाइप में एक तो ग्रेनाइट है ही है आपका, ठीक है? एक बेसाल्ट आपका मिल जाएगा इसके अंदर, जो मतलब फेमस है, आपका एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है? और प्यूमिका, प्यूमिका भी काफ़ी फेमस है, एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। इसके अलावा बात करें सेडिमेंट्स रॉक में, सेडिमेंट में कौन-कौन सी फेमस रॉक आपके लिए इम्पोर्टेंट है? कोयला, सेडिमेंट यानी अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। चोक सेडिमेंट का उदाहरण है। डोलोमाइट सेडिमेंट का उदाहरण है। सैंडस्टोन सेडिमेंट का उदाहरण है। चूना पत्थर जो होता है आपका, सेल सेडिमेंट का उदाहरण है। जिप्सम सेडिमेंट का उदाहरण है। रॉक सॉल्ट जो होती है वो सेडिमेंट का उदाहरण है, ठीक है? तो स्लेट जो होते हैं, लाइमस्टोन जो होता है, ये सब सेडिमेंट्स के उदाहरण हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आते हैं। इसके बाद में मेटामॉर्फिक जो होते हैं, जिसको हम कायांतरित चट्टानें बोलते हैं, तो इसमें जैसे मार्बल है, ये कायांतरित चट्टानों का उदाहरण है। और आपका जो ताजमहल है वो इसी से बना हुआ है, मार्बल से, ठीक है भाई? तो फिर स्लेट हो गई, क्वार्टर्स हो गई, है ना? तो ये आपके एक तरीके से सेडिमेंट्स के सॉरी मेटामॉर्फिक के एग्जाम्पल हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ लिख रहा था टाइप ऑफ क्रॉप। तो जो फसल होती है वो 3 टाइप की होती हैं, खरीफ, रबी और जायद। तो खरीफ की फसलों के एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ दिए हुए हैं, रबी के यहाँ हैं और जायद के इधर हुए हैं। तो आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार टाइप ऑफ जो आपकी एग्रीकल्चर उससे आ जाता है क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर इंडस सॉरी रिवर से, उनकी ट्रिब्यूटरी से लेके बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहली रिवर जो है हमारी फेमस रिवर, एक तो है आपकी ये वाली, इसका नाम है इंडस। तो इंडस रिवर में कुछ रिवर तो ऐसी हैं जो इसके राइट बैंक से आके मिलते हैं, कुछ ऐसी हैं जो इसके लेफ्ट साइड से आकर इसमें मिल जाती हैं। तो जो राइट साइड से आकर मिलती हैं इसमें, राइट साइड से ऊपर से आके जो मिलने वाली रिवर्स हैं, सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पर, ये है राइट रिवर। तो राइट साइड से मिलने वाली हैं श्योक, गिलगित, कोबुल, गुर्रम एंड गोमल। ये राइट साइड से मिलते हैं, ऊपर से मिल रही हैं। जो लेफ्ट साइड से आकर मिल रही हैं, जो लेफ्ट साइड से आकर मिल रही हैं, क्या बोलते हैं? झेलम, चेना, रावी, व्यास और सतलज। तो ये ट्रिब्यूटरी होगी इन इसकी। इसके बाद बात करें आपकी गंगा की, तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज आप यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए, गंगा है तो गंगा रिवर कुछ ऐसे जाती है आपकी गंगोत्री से निकल के। तो गंगा में इसके राइट साइड से भी आकर रिवर्स मिलती हैं और लेफ्ट साइड से भी आकर मिलती है। तो लेफ्ट साइड से मिलने वाली दो ही रिवर हैं, एक यमुना और दूसरी आपकी सोन। एक यमुना है, एक सोन है। और जो राइट साइड से आकर मिलती हैं इसमें, ये देखिए यहाँ पे तो गंगा में राइट साइड से आकर मिलने वाली दो रिवर हैं, यमुना और सोन। और लेफ्ट साइड से गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है और महानंदा है। इसके बाद में एक रिवर सिस्टम है आपका ब्रह्मपुत्रा का। ब्रह्मपुत्रा का जो रिवर सिस्टम है, ये आपका ऐसे होते हुए भारत में ऐसे एंटर करते हुए फिर बांग्लादेश में चली जाती है। और गंगा और ब्रह्मपुत्रा जहाँ पर ये मिलती हैं आपस में, ये एक डेल्टा बनाती है। डेल्टा का नाम है सुंदरबन। सुंदरबन डेल्टा जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलके ही बनाती है, जिसका नाम क्या है? सुंदरबन। तो जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है इसकी भी राइट और लेफ्ट बैंक है। तो राइट बैंक कौन सी है भाई? लोहित है, दिबांग है, सुबनसिरी है, धनसिरी है, मानस है, तीस्ता है। और लेफ्ट बैंक में बराक है, दिहांग है, धनसिरी है, दिबांग है, सियोक है और लोहित है, ठीक है भाई? तो ये क्या हो जाएगी? इसके लेफ्ट बैंक में आ जाएगी। इसके बाद स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफीज से देख लेते हैं क्वेश्चन। आपके ज्योग्राफी खत्म होता है, इतना ही एग्जाम में, मतलब जो है ज्योग्राफी से इसी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने वही टॉपिक यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है। बाकी खिचड़ी पकाएंगे नहीं बिल्कुल भी, खिचड़ी पकाने के लिए बहुत समय है, अभी समय नहीं है। अभी सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी है। तो स्पोर्ट्स में देख लेते हैं, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो हुए, तो ये कहाँ पर हुए? बर्मिंघम, इंग्लैंड के अंदर हुए हैं। इसका मोटो क्या आता है? स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग, स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग।
ओपनिंग सेरेमनी में कौन था भारत की ओर से? पीवी संधू और मनप्रीत सिंह। और क्लोजिंग सेरेमनी में कौन था भाई? अचत शरत कमल जो कि टेबल टेनिस प्लेयर है, और निखत जरीन जो कि एक बॉक्सर है। तो आपको ये स्पोर्ट्स के भी याद रखने हैं। फर्स्ट मेडल किसने जीता था? साकेत माधव सागर ने जीता था, सिल्वर वेट लिफ्टिंग में जीता था 55 किलोग्राम में। फर्स्ट गोल्ड गोल्ड मेडल किसने जीता कॉमनवेल्थ गेम में? किस इंडिया ने जीता? तो मीरा भाई चानू ने जीता वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम में। इंडिया ने टोटल मेडल कितने जीते? तो 61 मेडल, जिसमें 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 33 ब्रॉन्ज मेडल थे। और फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर हुआ था भाई? तो 1930 में हुआ था, हैमिल्टन कनाडा के अंदर। इसके बाद पद्मा विभूषण अवार्ड मिले हैं 2023 के अंदर, तो किस किस को मिले हैं? 6 लोगों को मिले हैं भाई, याद रखना। बाल कृष्णा दोषी, जाकिर हुसैन, एस.एम. कृष्णा, दिलीप महालोबनिस, श्रीनिवास वर्धन और मुलायम सिंह यादव। धरती पुत्र भी बोला जाता है इनको, ठीक है। ये 6 नाम याद रखिएगा। इसके बाद में आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है 2023 में, तो इसमें विनर कौन रहा है? नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। रनर अप कौन रहे हैं? स्टेफानोस सिस्तीपास, ठीक है, स्टेफानोस सिस्तीपास। विंबलडन 2023 हुआ, इसमें विनर कौन रहे? सी अल्कराज ग्राफिया जो कि स्पेन के रहने वाले हैं, और रनर कौन रहे? नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन 2023 में विनर कौन रहे हैं भाई? आपके नोवाक जोकोविच, और रनर अप कैस्पर रूड रहे हैं। और यूएस ओपन 2022 अभी, सॉरी, यूएस ओपन 2023 हो चुका है, और उसके विनर कौन है? नोवाक जोकोविच, और रनर अप कौन है? डेनियल मेदवेदेव, ठीक है। इसको 2023 कर लीजिएगा आप, 2023। नेक्स्ट, हमारे कुछ स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ ट्रॉफीज़ हैं, तो ट्रॉफीज़ आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे कि क्रिकेट, तो क्रिकेट से कौन कौन सी ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है? जैसे ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, एशिया कप। बैडमिंटन से मैड्रिड ओपन, स्विस ओपन, मलेशियन ओपन, उबेर ओपन, थॉमस कप। फुटबॉल में हीरो सुपर कप, संतोष ट्रॉफी, डूरंट कप, यूईएफए चैंपियनशिप लीग, इंग्लिश प्रीमियर। हॉकी से आपको क्या मिलेगा? सुल्तान ऑफ जौहर कप, सुल्तान जौहर कप जो है, एशियन चैंपियन ट्रॉफी, ये हॉकी से रिलेटेड है। टेनिस में डेविस कप है ना, एटीपी कप, स्विस ओपन, इटालियन ओपन, मैड्रिड ओपन, मियामी ओपन और मैक्सिमम जो मैक्सिकन ओपन है, ये आपके टेनिस से रिलेटेड है। इसके बाद में अवार्ड देख लेते हैं, जैसे कि शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ये किस फील्ड में दिया जाता है? तो साइंस के फील्ड में दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे, ये इसको एशिया का नोबेल प्राइज भी बोलते हैं। और 2023 में किस इंडियन को रेमन मैग्सेसे दिया गया है? तो एक पर्सन है जिनका नाम है रवि कनन, ठीक है। क्या नाम है? रवि कनन। रवि कनन जो हैं, असम में एक डॉक्टर हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, और काफ़ी फेमस हैं। इनको इस बार रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, आप याद रखिएगा। इसके बाद में ग्रैमी अवार्ड जो है वो एल्बम जो होता है आपका, सॉन्ग एल्बम के उसमें दिया जाता है। पुलित्जर अवार्ड जो है ये रिपोर्टिंग और रिपोर्टर्स को दिया जाता है। ज्ञानपीठ अवार्ड लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है। व्यास सम्मान लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान जो है लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है। बिहारी अवार्ड लिटरेचर। मूर्ति देवी अवार्ड लिटरेचर की फील्ड में। एबेल प्राइज जो है वो मैथ से रिलेटेड है, मैथ की फील्ड में दिया जाता है। और बुकर जो प्राइज है ये भी लिटरेचर की फील्ड में ही दिया जाता है। इसके बाद में सेंसस से देखिए, दिल्ली पुलिस में बहुत बार क्वेश्चन आ रहे हैं। जितने भी हम शिफ्ट देख रहे हैं, या जिस भी स्टूडेंट से हम मिल रहे हैं जिसका एग्जाम हो चुका है, सब यही बता रहे हैं कि सेंसस से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप सेंसस पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट सेंसस के। जैसे कि सेंसस के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग कितनी है भाई? 121 करोड़ है। कितनी है? 121 करोड़ है। इसके बाद में स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी ऐसा कौन सा स्टेट है जो घनत्व के हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से हाईएस्ट पॉपुलेशन रखता है? तो कौन है भाई? बिहार। कितने लोग रहते हैं? 1102, यानी 1102 लोग, 1102 1102 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। इसके बाद में स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे लो है? तो आंसर क्या है आपका? आंसर है आपका लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, तो अरुणाचल प्रदेश। क्या है भाई आपका आंसर? अरुणाचल प्रदेश। और ये यहाँ पर नहीं है, ये इधर है। इसमें 17 जो लोग हैं वो पर स्क्वायर किलोमीटर पर रहते हैं, कुल 17 लोग। इसके बाद में यूनियन टेरिटरी विद लीस्ट पॉपुलेशन, यानी ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो सबसे कम पॉपुलेशन के साथ में
अपने स्थान पर बना हुआ है। तो आप क्या बताएंगे, कौन सी यूनियन टेरिटरी है आपकी? लक्षद्वीप। स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके पास में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? तो पूछने की भी बात नहीं है, सबको पता है, उत्तर प्रदेश। स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन, सबसे कम जनसंख्या किसके पास में है? तो सिक्किम के पास में है। इसके बाद में स्टेट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो किस स्टेट के पास में है? तो केरल के पास में है। स्टेट विद द लोएस्ट सेक्स रेशियो हरियाणा के पास में है। स्टेट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, लिटरेसी क्या होता है आपका, मतलब एजुकेशन के मामले में, तो एजुकेशन के मामले में कौन सा स्टेट हाईएस्ट है? तो केरल है। और लोएस्ट कौन है भाई? तो बिहार है। ठीक। इसके बाद लिटरेसी रेट में जैसे भारत 2011 की जनगणना के अनुसार, सेंसस के अनुसार मेल जो है 82% है, फीमेल 65% है, और ओवरऑल जो निकाला है वो 74% का है। ठीक है। तो 121 करोड़ टोटल पॉपुलेशन रही है, और वर्ल्ड पॉपुलेशन का 17.5% हिस्सा कवर कर रहा है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग भारत। और इसमें 0 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं वो लगभग 16 करोड़ के आसपास हैं। और पॉपुलेशन डेंसिटी जो ओवरऑल निकली है इंडिया की, वो निकली है 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। और लिटरेसी रेट जो है कितना है भाई? 74 के आसपास। ठीक है भाई। इसके बाद डांसर और डांस, तो डांस, उनसे रिलेटेड डांसर है, फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि कथकली है। कथकली से रिलेटेड भाई तो रागिनी देवी हैं, शांता राव हैं, कृष्णा नायर है, गोपीनाथ राघव है, रीता गांगुली हैं। कथक से रिलेटेड है बिरजू महाराज, उमा शर्मा, सितारा देवी, शंभू महाराज। मणिपुर से, मणिपुरी जो डांस से रिलेटेड है, गुरु विपिन शर्मा, चारों मल्हार और सविता मेहता। ओडिसी से रिलेटेड है माधवी मुदगल और किरण सहगल। कुचिपुड़ी से यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वप्ना सुंदरी, राधा रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। मोहिनीअट्टम से समिता राजन और सुनंदा नायर। सत्रिया से श्रीमंत शंकरदेव और मधुस्मिता बोरा। भरतनाट्यम से रुक्मणी देवी, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह और लीला सैमसन। इसके अलावा मोहिनीअट्टम कहाँ से रिलेटेड है? तो केरल से रिलेटेड है, ये क्लासिकल डांस है। भांगड़ा पंजाब से रिलेटेड है। गरबा गुजरात से रिलेटेड है। लावनी महाराष्ट्र से रिलेटेड है। घूमर राजस्थान से। भरतनाट्यम तमिलनाडु से। कथकली केरल से। बिहू असम से। कथक यूपी से। ओडिसी उड़ीसा से। बाउल इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल से। नाटी हिमाचल प्रदेश से, इसको भी आप लगा सकते हैं। रऊफ जम्मू कश्मीर से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। सत्रिया असम से, है ना। छोलिया और हुड़किया उत्तराखंड से। और चरकुला उत्तर प्रदेश से। तो ये कुछ डांस है, और ये किस स्टेट से रिलेटेड है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ बुक हैं और उनसे रिलेटेड कुछ ऑथर्स, जैसे सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो। तो सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो जो है, ये इसके राइटर कौन है? बोरिया मजुमदार। इसके बाद में अ मैटर इफ हर्ट एजुकेशन इन इंडिया किसने लिखी है? अनुराग बेहर ने लिखी है। विक्ट्री सिटी किसने लिखी है? सलमान रशीदी ने लिखी है। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, ठीक है, तो किसने लिखी है? एस जयशंकर, जो कि अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। वाई डिड यू कम अर्लियर किसने लिखी है? कैलाश सत्यार्थी। अंबेडकर अलाइव किसने लिखी है भाई? शशि थरूर, कांग्रेस लीडर हैं। इसके बाद में ब्रेव हार्ट ऑफ भारत, ब्रेव हार्ट ऑफ भारत किसने लिखी है? विक्रम संपत ने लिखी है। नाउ यू ब्रीथ, नाउ यू ब्रीथ किसने लिखी है? राखी कपूर ने। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस किसने लिखी है? बिमल जालान ने लिखी है। दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ लेजेंड फैजल फारूकी ने लिखी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राम बहादुर राय। और प्लेस कॉल्ड होम किसने लिखी है? प्रीति शिनोय। इसके बाद में टॉम्ब ऑफ सैंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, काफ़ी फेमस है। टॉम्ब ऑफ सैंड किसने लिखी है? गीतांजलि श्री ने लिखी है।
और बिरसा मुंडा किसने लिखी है भाई? आलोक चक्रवाल ने लिखी है। इसके बाद में आपकी इकोनॉमिक्स, दिल्ली पुलिस से रिलेटेड आपकी कुछ इकोनॉमिक्स है, जैसे बैंकिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पर टाइप ऑफ बैंकिंग है, बैंकों का क्लासिफिकेशन ने दिया हुआ है, कमर्शियल बैंक, स्मॉल बैंक, पेमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। सो बैंक टाइप ऑफ बैंक कितने होते हैं तो आप बता पाएंगे, 4 टाइप के होते हैं। कमर्शियल बैंक में पब्लिक बैंक आ जाते हैं, सरकारी बैंक जिसको बोलते हैं, फॉरेन बैंक विदेशी बैंक हो जाते हैं, प्राइवेट बैंक जैसे आईसीआईसीआई वगैरह हो जाते हैं, आरआरबी बैंक हो जाते हैं। पेमेंट बैंक में आप देखते हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है। इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक से आपके अर्बन और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक आपके यहाँ पर है, ठीक है भाई। इसके अलावा रीजनल रूरल बैंक आरआरबी बैंक जो है ये कमर्शियल बैंक का ही एग्जाम्पल है, पर ये आपके जो गांव हैं और जो किसान हैं और वहाँ पर जो लघु और कुटीर उद्योग जो चलाते हैं, एमएसएमई सेक्टर्स, उनको लोन देते हैं। तो आरआरबी स्टार्टिंग से भारत में नहीं थे, इनको 1976 में भारत की जीडीपी का या इकोनॉमी का हिस्सा बनाया गया है। रीजनल रूरल बैंक जो है 2 अक्टूबर 1975 में इनको इस्टेब्लिश किया जाता है। और इसका काम क्या होता है? देश के अंदर जो हमारी एग्रीकल्चर और जो एमएसएमई सेक्टर है इसको प्रमोट करना, उठाना। तो इसको बनाने, कोई भी आरआरबी बैंक बनाया जाता है तो उसकी कुछ स्ट्रक्चर होती है, तो उसमें कुछ परसेंटेज दिया हुआ है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हिस्सा 50% का रखेगी, 35% स्पॉन्सर बैंक होगा, कोई भी बैंक हो सकता है, और जिस भी स्टेट के अंदर आरआरबी बनाया जा रहा है तो उस स्टेट गवर्नमेंट का उस बैंक के अंदर 15% का इक्विटी या शेयर होता है, ठीक है भाई। आरआरबी को रेगुलेट कौन करता है? आरआरबी को रेगुलेट कौन करता है? तो आरआरबी को रेगुलेट करने का जो काम करता है वो एक संस्था है जिसका नाम है नाबार्ड। क्या नाम है भाई? जो आरआरबी को रेगुलेट करने का काम करती है? नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना जो है वो आपकी जुलाई 1982 में की गई है। नाबार्ड की स्थापना कब की गई है? जुलाई 1982 के अंदर की गई है। नाबार्ड जो है ये आरआरबी बैंकों को ऊपर कंट्रोल रखता है और सेंट्रली सभी बैंकों को ऊपर इंक्लूडेड नाबार्ड, सभी बैंकों को कंट्रोल करने का काम आरबीआई करता है। आरबीआई के पास में 2 ऐसे टूल्स हैं जिससे वो बैंकों को कंट्रोल करने का काम करता है। एक टूल है आरबीआई एक्ट 1934, जिससे आरबीआई सभी को लाइसेंस वगैरह देता है या लाइसेंस ले सकता है। और बैंकों को कंट्रोल करने का काम जो आरबीआई करता है वो किस एक्ट के थ्रू करता है, या जो गाइडलाइन जारी करता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से करता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम तो राष्ट्रीय आय किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की प्रवाह की माप है। यानी राष्ट्रीय आय में हम क्या क्या काउंट करते हैं? जो वस्तु होते हैं, प्रोडक्ट, इसको भी काउंट करते हैं, जो सर्विस होती हैं, सेवाएं, इनको भी काउंट किया जाता है। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है राष्ट्रीय आय में किस किस चीज़ को हम काउंट करते हैं, और एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इकोनॉमी से क्वेश्चन। और अगर आप प्रति व्यक्ति आय निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा भाई? आपका नेशनल इनकम निकालेंगे पहले तो, फिर टोटल पॉपुलेशन निकालेंगे। तो नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो आपकी पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो अब नेशनल इनकम कैसे निकालें? तो नेशनल इनकम निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें नेशनल इनकम बराबर सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स प्लस एफ माइनस डी। यानी सी फॉर कंजप्शन, जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, एक्स फॉर एक्सपोर्ट, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इम्पोर्ट से, और एफ फॉर जो फॉरेन रेजिडेंट्स हैं, भारत के अंदर रह रहे हैं और जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं। तो जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं उनके पैसे को तो यहाँ हम प्लस करेंगे, और जो विदेशी भारत में रहकर काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उनके पैसे को हमेशा हम माइनस में रखेंगे। इसके बाद में डी फॉर नॉन नेशनल रेजिडेंट, जो भारत के अंदर नेशनलिस्ट नहीं है, विदेशी हैं, भारत में रह रहे हैं, उनको हम डी में रखते हैं। तो करते क्या है हम, जो इंडियन नहीं है उनकी मनी को हम माइनस कर लेंगे जो वो कमा रहे हैं, और जो एनआरआई जो हैं विदेश में रह के भारत में रेमिटेंस भेज रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, उनको प्लस कर लेते हैं। तो इन सभी को अगर हम निकालेंगे तो हमारी नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी। नेशनल इनकम को हम यहाँ रखेंगे और फिर टोटल पॉपुलेशन डिवाइड कर देंगे। डिवाइड जैसे करेंगे हमारी
पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाएगी। इसके बाद में प्लानिंग कमीशन से भाई क्वेश्चन आ रहे हैं, तो देख लेते हैं प्लानिंग कमीशन को यहाँ पर। जैसे प्लानिंग कमीशन फर्स्ट आया था आपका 1951 में, ये हेराल्ड डोमर पर आधारित है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने का काम करता है। इसका जो सब्जेक्ट था वो क्या था, हेराल्ड डोमर। इसके बाद में सेकंड प्लानिंग कमीशन 1956 से 61 तक होता है, महालोबनीस मॉडल पर आधारित था ये। थर्ड प्लानिंग कमीशन जो है ये आपका जो फूड है, फूड प्रोडक्शन को ये प्रमोट करने का काम करता है, ठीक है। समय आप देख लीजिएगा 1961 से 66 तक। फोर्थ जो है आपका वो 1961 से 66 तक है, ये गाडगिल फॉर्मूलेस पे रिलेटेड है। इसमें जो आपकी क्रांतियां हैं, आपकी जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो इसी समय में आया था। इसके बाद में फिफ्थ प्लानिंग कमीशन, इसमें पॉवर्टी को इंदिरा गांधी ने नारा भी दिया था, गरीबी हटाओ, उसके पर काम किया गया था। वो 20 सूत्री कार्यक्रम इसी समय चलाए गए थे। इसके बाद में अनाज के बदले कार्यक्रम देने के, काम के बदले अनाज देने के कार्यक्रम इसी समय शुरू हुआ था। और फर्स्ट रोलिंग प्लान जो है वो 1980 से 85 में आता है। और सेवंथ प्लानिंग कमीशन जो है जॉन डब्ल्यू मिलर के चला है, इसमें जनसंख्या वृद्धि दर में कमी दिखाई गई थी, ठीक है। तो एग्जाम में कई बार आता है जनसंख्या वृद्धि दर में कमी किस पॉपुलेशन प्लानिंग एरा में दिखाई गई है, तो सेवंथ प्लानिंग कमीशन के दौरान। इसके बाद में एट्थ प्लानिंग कमीशन है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, इक्वल ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। और मेला ढोने की प्रथा को किस प्लानिंग कमीशन के दौरान बंद किया गया था, तो 8 प्लानिंग कमीशन के दौरान। 9 प्लानिंग कमीशन में एग्रीकल्चर और जो अपनी रूरल डेवलपमेंट है इस पर जोर दिया गया है। इसके बाद में 10 में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इस पर फोकस किया गया है। 11 जो है आपका 2007 से 12 तक चला है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर था। और जो 12वां है ये 12 से 17 तक चलना था, पर ये चल नहीं पाया क्योंकि इस बीच में आपका नीति आयोग आ गया, जिससे कि ये बंद हो गया, ठीक है भाई। तो जो आपका प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग, एक्चुअल में ये दोनों सेम ही है। प्लानिंग कमीशन में जो रिपोर्ट आती थी वो हर 5 साल के बाद आती थी, और जो नीति आयोग है आपका ये हर साल, ठीक है। नीति आयोग क्या करता है, ये हर साल देता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है, ये हर साल इसका फिक्स है, हर साल ये रिपोर्ट आती है इसकी। बाकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर दोनों की सेम है, स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ी नहीं है। एग्जाम में कई बार आ जाता है कि प्लानिंग कमीशन का हेड कौन होता था, तो प्लानिंग कमीशन जो होता था, प्लानिंग कमीशन का हेड होता था प्रधानमंत्री। और वहीं जो नीति आयोग है आपका, नीति आयोग का हेड कौन होता है भाई, तो नीति आयोग का हेड भी प्रधानमंत्री होते हैं। और इन दोनों में जो मेंबर हुआ करते थे प्रधानमंत्री के अलावा, जितने भी स्टेट हैं भारत में, और प्लस में जो यूटीज हैं आपकी, जो यूटी हैं, तो स्टेट प्लस यूटी के चीफ मिनिस्टर, और जहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं है वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या होते हैं, इसके हिस्सा होते हैं प्लानिंग कमीशन के। और इसमें जो फैसले लिए जाते हैं वो 1/3 और 2/3 रेशियो पे लिए जाते हैं, ठीक है भाई। 1/3 और 2/3, 1/3 जो है, 1/3 रेशियो जो है आपका, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, और 2/3 जो है स्टेट से रिलेटेड है। तो एलपीजी रिफॉर्म जो है ये भारत में 1991 में आते हैं। इस समय भारत में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार हुआ करती थी। एल से लिबरलाइजेशन होता है आपका, उदारीकरण, पी से प्राइवेटाइजेशन होता है, निजीकरण, और जी से ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। तो ये भाई आपकी वीडियो थी, और ये वो टॉपिक हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, अपने टॉपिक्स को रेडी करके जाएं। और अगर इन टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन आते हैं तो होप सो आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ। और अगर आप दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में अगर आपका स्कोर 70 प्लस या उसके आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आप वर्दी सिलवाने के लिए तैयार रहें, फिर आपकी नौकरी इस बार पक्की है एकदम, ठीक है भाई। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।